एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें आपने आज जो लेक्चर अभी हमारा चल रहा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। ये हमारा क्वेश्चन है। इज इट ओके? देखो आप दो वेक्टर को कैसे ऐड करोगे। सपोज कीजिए ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है। पहले कोलिनियर वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। यू वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो प्रोसीजर ये कहता है कि आप पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर लें। मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, बेटा ध्यान से सुनो। पहले आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लें एज इट इज। ये वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया आपने। नेमिंग कर लो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो ये पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने ओ ए। अब आप क्या करोगे, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल डालो और उसी डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर दो जिस डायरेक्शन में आपका सेकंड वेक्टर है, यानी कि ये बी सी वेक्टर। ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। आप इन दोनों को वेक्टर ऐड करना चाहते हैं। जैसे इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारे सामने आएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा। मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। आप अगर इसे ध्यान से देखो तो इसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और जहां तक इसकी लेंथ आप देखोगे तो ये लेंथ इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम आ रही है, यानी कि आर इक्वल टू ए प्लस बी। आर इक्वल टू ए प्लस। ऐसे आप देखो दूसरा, अगर मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए हो गया इधर की तरफ और ये वेक्टर बी हो गया बेटा इस तरफ, ओ ए बी सी। आपने हेड पर ही टेल रखना। प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। ये पहला वेक्टर ड्रॉ किया ओ ए, ये जो टेल है इसके हेड पर रखो और इसी डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करो। ये वेक्टर बी हो गया, यानी ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर का हेड, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और अगर आप इसको देखो ध्यान से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसको भी मैं लिखूंगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन इस केस में आर की जो वैल्यू है वो बी ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है। आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? ए माइनस बी के बराबर। बात को समझने की कोशिश करना बेटा। एक और सिचुएशन देखो। मान लो ये वेक्टर ए है, ओ ए वेक्टर, और ये वेक्टर बी है। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, बी सी वेक्टर। ये वेक्टर बी बड़ा ले लेते हैं। इन दोनों को ऐड करना है आपने। वही पहले पहला वेक्टर ड्रॉ किया, इसके हेड पर दूसरे का टेल और इसी डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो जो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर का हेड, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब देखो ये आर वेक्टर हो गया, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन इसमें जो आर की वैल्यू आ रही है वो बी माइनस ए आ रही है। आर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? बी माइनस ए। जब ध्यान से समझना बेटा इन सारी बातों। जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, अगर वो पैरेलल है चाहे वो एंटी पैरेलल है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, या फिर और किसी एंगल पर, इसके बाद किसी एंगल की भी बात करेंगे, तो इनका एडिशन अगर वो पैरेलल वेक्टर है तो आर की वैल्यू ए प्लस बी आएगी। अगर वो एंटी पैरेलल है तो आर की वैल्यू ए माइनस बी या बी माइनस ए आएगी। इज इट ओके? यानी कि जब वो पैरेलल है तो दोनों के सम के बराबर, और जब वो एंटी पैरेलल है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगी। और डायरेक्शन देखो ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्शन बड़ा वाला वेक्टर, तीनों केस में बड़े वाला वेक्टर ध्यान से देखो। ये बड़ा वेक्टर आपका, ये वाला बड़ा वेक्टर, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन यही है।
इसमें ये बड़ा वेक्टर है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन यही है, इसमें ये बड़ा वेक्टर है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो यही है। जुटोगे? तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होगी जब दो कोलिनियर वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई? मैं रिपीट करूं इसको, आप ऐसे सोचो जैसे एक टग ऑफ वार का गेम है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को दो आदमी एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट को दोनों आदमी एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? जिधर खींच रहे हैं उधर ही चला जाएगा, दोनों की ताकत आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो खींच ले जाएगा। जुटोगे? और कितनी ताकत के साथ लेकर जाएगा? दूसरे की ताकत माइनस कर दो, पूरी ताकत के साथ तो नहीं जाएगा। तो ये है बेटा एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। तो जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो उसके रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकती है a प्लस बी और सबसे कम हो सकती है a माइनस बी। आपको याद है जब मैंने वेक्टर एडिशन के बारे में आपसे बात करनी शुरू की थी तो ये कहा था कि जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, मान लो 2 वेक्टर और 3 वेक्टर है, आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इनकी वैल्यू 5 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो दो वेक्टर के एडिशन की सबसे बड़ी वैल्यू उनके सम के बराबर है, यानी कि 2 प्लस 3, और दो वेक्टर की सबसे छोटी वैल्यू उनके डिफरेंस के बराबर है, यानी कि 3 माइनस 2 मतलब 1। हमें क्लियर? यानी कि दो वेक्टर का एडिशन उनके सम से ज़्यादा नहीं हो सकता और उनके डिफरेंस से कम नहीं हो सकता। कैन यू डू इट? अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए फटाफट बेटा। आपको देखो, मान लो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उनकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है और उन दोनों के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू 4 है। तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कितने होंगे ये बताना है आपने। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 10 एंड मिनिमम वैल्यू इज 4. व्हाट आर दोस टू वेक्टर? कैन यू फाइंड इट? क्या आर मैक्सिमम का मतलब a प्लस बी दे रखा है आपको, आर मिनिमम का मतलब a माइनस बी दे रखा है आपको। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही 2a की वैल्यू 14 आ गई तो a कम्स आउट टू बी 7, a की वैल्यू 8 में पुट कर दो तो b कम्स आउट टू बी 3। तो दीज आर द आंसर्स फॉर यू। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट रिमेंबर इट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप दो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रहे यानी कोलिनियर नहीं है, उनका एडिशन कैसे करेंगे? तो फॉर कोलिनियर वेक्टर, सपोज वेक्टर आर एक्टिंग एट अ सर्टेन एंगल। एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर बी है। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। द प्रोसेस विल रिमेन सेम। पहले आप पहला वेक्टर ड्रॉ करो, सपोज करो ये आपका पहला वेक्टर होगा, ये दूसरा वेक्टर है, फिर दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर डालो और इसी डायरेक्शन में आप वेक्टर ड्रॉ करो। ये BC हो गया, ये BC हो गया। इज इट क्लियर? तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा। इस केस में भी हम R को वेक्टर A प्लस वेक्टर B ही लिख लेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस R की वैल्यू क्या होगी। देखो, जब वो कोलिनियर वेक्टर होते थे, इनको ऐड करते थे तो हमें लेंथ के हिसाब से पता लग रहा था कि वो वैल्यू कितनी होनी है, वो हम दोनों की वैल्यू का सम आ जाती थी, दोनों की वैल्यू का डिफरेंस आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इस लेंथ को देखकर ये नहीं बता पाओगे कि इस R की वैल्यू कितनी होगी। इज इट A प्लस बी, इज इट A माइनस बी, या समथिंग एल्स। तो बेटा आंसर कुछ और ही होने वाला है। तो ये R कितना होगा अब ये हमें पता लगाना है, और दूसरी बात ये R किस डायरेक्शन में होगा ये भी पता लगाना है। तो यहाँ तक बताओ, पहले ये लिखना समझ में आ गया। देखो, केस कोई भी हो, जब आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B ही लिखना है आपने, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो एक अलग चीज़ है। जब आप इसे सिंबॉलिकली लिखोगे, केस कोई भी आपने किया, हर केस में आपने R को A प्लस B के बराबर लिखा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ और आने वाली है। तो अब इस R की वैल्यू क्या होगी ये पता लगाएंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant will be given by the third side of the triangle taken in same opposite order. सेम ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, मोटे शब्दों में समझिए बेटा आप इसको। जैसे अभी मैं बात कर रहा था दो वेक्टर्स की, तो ये मेरा पहला वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल डाल देता हूं, तो जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पर आ जाता है तो इसका मतलब है सेम ऑर्डर। दैट्स ऑल, बहुत मोटे शब्दों में समझिए आप। एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल पर आ जाए तो क्या मतलब है इसका, सेम ऑर्डर। अब ट्रायंगल को क्या कहता है कि देखो अभी आपने डायग्राम बनाया था, आपको याद है ना, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इनका रिजल्टेंट होगी। आपको याद है डायग्राम जो जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने बनाया आपके लिए? तो आप इसे ध्यान से देखो, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल पर आता है तो सेम ऑर्डर है, टेल पर टेल और हेड पर हेड आ जाए तो अपोजिट ऑर्डर हो गया। स्टेटमेंट क्या कहा है आपको कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड से लिखे जा रहे हो तो उसी ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है जो कि अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ऐसा अभी आपने कुछ देर पहले बेटा डायग्रामेटिकली भी समझा है और स्टेटमेंट भी ये बोला है। बोलिए ये बात सबको क्लियर हो गई जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोली है? अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बोलिए। अभी जो हमने करना है बेसिकली क्या करना है, हमने करना है इस आर की वैल्यू क्या होगी ये बता रहा है। तो ये दो वेक्टर हो गए, इनके नेमिंग कर लो, ओ ए बी, ये दो वेक्टर हो गए। तो इनके बीच में जो एंगल होगा बेटा ये एंगल होगा, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इनके बीच में एंगल होगा। आपने इस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। एक ज्योमेट्री अप्लाई करना है बेटा, यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्री अप्लाई करना है। आप यहाँ से बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। पहले आप ये देखिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखा जाता है। मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ। मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इन दोनों तरीका ये होता है कि दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर डाल दो बेटा। ये पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इस वेक्टर का टेल भी यहीं डाल के इसी वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। तो जो इन दो लाइनों के बीच में दो एंगल बनते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, हियर इज द सेकंड वन। तो जो स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी कंसीडर एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जो छोटा एंगल होगा उनके बीच में वो दोनों के बीच का एंगल काउंट होगा। देखो जब कोलिनियर वेक्टर को हमने ऐड किया था तो हमें आर का सिंपल सीधा पता चल रहा था कि आर की वैल्यू ए प्लस बी आएगी या ए माइनस बी आएगी। लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री या कुछ थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बीसी परपेंडिकुलर। देखिए अब आपको आर निकालना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल सबको समझ में आ रहा है? तो यू कैन टेक ट्रायंगल ओबीसी, और ओबीसी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कहना है इसे ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर। और ओसी को आप देखो, ओसी को मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए सी, तो ओ ए प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर, ये ओबी स्क्वायर हो जाएगा। इज इट ओके? अब यहाँ आराम से आप देखोगे तो ओ ए की वैल्यू तो ए के बराबर है, ए सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, सी बी की वैल्यू कितनी है ये भी नहीं पता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ दीजिए अभी, और इस ट्रायंगल से आप पहले ए बी सी यानी कि ए सी की और बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यूज करो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए सी बी। तो देखो बेटा क्या बनेगा, ये कहना इससे आप एक काम करो, ए सी बाय ए बी बोलो किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए बी कोस थीटा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ से देखो तो बी सी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा? साइन थीटा। तो बी सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जस्ट सब्स्टिट्यूट बोथ इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके? चलिए पुट करते हैं। सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू
ओ ए प्लस ए सी की वैल्यू है ए बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये ज्योमेट्री आपने सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है आप इनमें वैल्यू पुट कर दो। ओ ए की ए बी की ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो देखो ओ बी किसके बराबर है आर के बराबर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए के बराबर है ए बी देखो बी के बराबर है ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ओपन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो आर किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देखो यहां से क्या होगा ये नजर आ रहा है ना आपको ये नजर आ रहा है मान लो ये एंगल अल्फा है यानी कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल पर जा रहा है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था जब आपने टेंजेंट अल्फा निकाला याद है सुबह वाला लेक्चर आप सभी को याद होगा उसमें हमने b बाई ए किया था y बाई एक्स किया था बिल्कुल ऐसे कुछ। इस ट्रायंगल से आप टेंजेंट अल्फा निकालो टेंजेंट अल्फा कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे आप OCB ट्रायंगल OCB आप यहां से टेंजेंट अल्फा निकालो तो BC अपॉन OC हो जाएगा और देखो OC किसके बराबर होगा OA प्लस AC के बराबर। ये वैल्यू AC की वैल्यू नहीं BC की वैल्यू नहीं यहां पुट कर दो AB sin थीटा अपॉन OA प्लस AB cos थीटा। AB B के बराबर है तो ये आ गया B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये टेंजेंट अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप लोग इसका मतलब समझिए बेटा डेरिवेशन तो हो गया इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन अब इसका मीनिंग समझिए। अब मेरे पास ना दो फॉर्मूले आ गए आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होल अंडर रूट एंड टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले हो गए यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का। अब आपके पास ये एक अकेला तरीका है और एक बात बोलूं बेटा इस यूनिवर्स के अंदर दो वेक्टर को ऐड करने का इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है भी नहीं। जब भी आपको ये नजर आए कि मैं वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहा हूं मैं वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं तो आप सीधा इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान देंगे। इज इट ओके? इस फॉर्मूले पर मैं डिस्कशन करूंगा। बिफोर दैट एक छोटा सा लॉ और है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार उसे और लिख लीजिए बेटा हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा आपको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये लॉ भी वेक्टर एडिशन में ही हमारी हेल्प करता है दो वेक्टर को ऐड करने में ही हमारी हेल्प करता है। स्टेटमेंट लिखिए आप इसकी पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram then their resultant will be given by the diagonal of the parallel
passing through the same point. Okay, see the explanation. तो भाई ये लोग क्या कहते हैं कि मान लो आपके पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये आपकी एक पैरेललोग्राम बना रहा है, ये होगी पैरेललोग्राम। तो एक साइड ये मान ली, एक साइड ये मान ली। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल जो उसी पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर पास कर रहे हैं। वैसे तो इसमें दो डायगोनल है, एक ये है और एक ये है। तो ये वाला डायगोनल जो उसी पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर पास हो रहे हैं, तो ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। आई होप आपको सब कुछ स्टेटमेंट क्लियर हो रहा होगा। अब इसको भी आपने सोल्व करना है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसको भी आपने सोल्व करना है। इसका भी डेरिवेशन है स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये डेरिवेशन अब आप अपने आप करोगे। देखिए जरा एक बार, ये दो वेक्टर हैं बेटा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इनके बीच में ये एंगल थीटा हो गया। इज इट ओके? इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो कैन आई से दिस एंगल इज थीटा? बोलो ना बेटा। थीटा बोल सकता हूं। नेमिंग करो ओ ए बी और इसको मैं डी नाम ले लेता हूं। और यहां से देखो अब आपको ओबी की वैल्यू निकालनी है। ये है ना रिजल्टेंट वेक्टर मेरा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बीसी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जरा एक बार देखना आप सभी बोर्ड पर, 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो बेटा। अगर मैं इस पोर्शन को छुपा लूं आपका ये पोर्शन, तो दोनों डायग्राम में कोई फर्क है क्या? सेम कैलकुलेशन आएगा? भाई ये वेक्टर जो ये वाली साइड है ए बी, ये भी तो बी के पैरेलल है ना, तो इसकी वैल्यू भी बी होगी। तो ये वाला अगर आप देखो तो ये आपको फिर से वही ट्रायंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स यूं का यूं चलेगा, चाहे कट एंड पेस्ट कर देना, वहां से उठाया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है आपने। और अल्टीमेटली बेटा लास्ट रिजल्ट यही आएगा इसका भी। तो ये आपको अपने आप करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर। अब देखो ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, r = a² + b² + 2ab cos थीटा एंड टेंजेंट अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये फॉर्मूला अब आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाना चाहिए कि व्हेनेवर आई एम एडिंग टू वेक्टर तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है आपको? ए वेक्टर यानी कि पहले वेक्टर की वैल्यू, दूसरे वेक्टर की वैल्यू और उनके बीच का एंगल, और ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन को समझो भाई। ये डायग्राम में देखो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। कौन से वेक्टर के साथ है? ये ए के साथ। यानी कि ये जो एंगल आ रहा है ना, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, ये वेक्टर ए के साथ आ रही है। किसके साथ आ रही है? वेक्टर ए के साथ। मान लो आपसे एग्जामिनर कहता है कि आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालो वेक्टर बी के साथ, वेक्टर बी के साथ, तो क्या 90 माइनस अल्फा कर दोगे। नहीं तो एक बात कर सकते हो, जहां ए लिया वहां बी कर दो, जहां बी लिया वहां पर ए कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अगर ये तो वेक्टर ए के साथ है, विद वेक्टर ए ये डायरेक्शन। अगर मान लो विद वेक्टर बी पूछा होता तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाती a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा। इज इट ओके? यानी कि एक जगह बी और बी की जगह ए। या फिर एक मोटी सी बात कहें तो जिसके साथ एंगल पूछा उसे ए मान लो। यार आपको कोई बाउंडेशन थोड़ा है। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए किसी को भी मान लो, दूसरा ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये आपको ध्यान देना है डायरेक्शन। एक बार ना थोड़ा डायग्रामेटिकली भी कोशिश करो अभी नहीं समझने की। देखो भाई दोबारा से मैं वो सारी बातें आपसे बोल रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ी है। ये एक ऑब्जेक्ट है, जरा सोचना भाई, मैं डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स मैंने इधर लगा दी, यानी कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगा दिए, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? उधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इधर ही आएगा, यानी कि ये ए है ये बी है, तो जो आपका आर है वो इधर ही जाएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस पर फिर से मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, ए इधर और बी इधर, और मैं ये कहूँ ए बी से बड़ा है,
अगर मैं ये कहूँ कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, बीच में जाएगा तो आर कहाँ होगा? व्हेन ये किधर मूव करेगा? ये बीच में कहीं जाएगा, ये आर। हो गए? यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले रखा है मैंने, एक आदमी मान लो इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो क्या ये इसकी तरफ जाएगा या इधर जाएगा? नहीं, ये ऐसे बीच में दौड़ेगा। बिल्कुल यही चीज़ है देखिए। और कितने एंगल पर जाएगा एग्जैक्ट आपको एंगल बताना है, तो फिर हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट हो गया एवरीवन? वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे? जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मान लो मेरे पास एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्सेज एक दूसरे के नॉर्मल है। दोनों फोर्सेज क्या है? एक दूसरे के नॉर्मल है। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स सॉल्यूशन देखो, 5। सॉल्यूशन देखिए, आप इसे ए मान लो। ए कितना हो गया? 3 न्यूटन। बी कितना हो गया? 4 न्यूटन। थीटा कितना होगा? नॉर्मल है तो 90 डिग्री। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। इज इट ओके? थीटा 90 हो गया। तो दोनों ये तीनों वैल्यू आप आर वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर। ये हो गया 3² प्लस 4² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90 cos 90 0 होता है, तो ये फैक्टर हो गया 0 आपका। 9 प्लस 16 होल अंडर रूट कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी 25 अंडर रूट में और 5 न्यूटन आपका आंसर है। ठीक है? और डायरेक्शन निकालना हो तो ये रहा आपका, मैंने ए इसको माना है ना, तो 3 sin 90 अपॉन, मैं गलत लिख रहा हूँ, 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90। cos 90 0, sin 90 1, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? टेंजेंट इनवर्स 4/3। कौन से वैल्यू के साथ? विद 3 न्यूटन फोर्स, with 3 Newton force. The magnitude of resultant of two equal vector. The magnitude of resultant of two equal vector is equal to either of them. Is equal to either of them. What is the angle between the two vectors? क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है आपको। मेरे पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, मान लो ए भी x के बराबर है और बी भी किसके बराबर है? x के बराबर। और ये कहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, उसकी वैल्यू भी इन दोनों में से किसी एक के बराबर है, यानी ये r की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। तो बताओ a और b के बीच में एंगल कितना होगा? दिस इज आवर क्वेश्चन। 0 डिग्री। कर लोगे कितना? 0 डिग्री। नहीं, गलत। सी बेटा क्यों जल्दी करते हो आप? आपके पास है ना फॉर्मूला, रखिए इसमें वैल्यू। फॉर्मूला में क्या ऐसे लिख सकता हूँ, r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू रख दो भाई, r की जगह x, x², a की जगह x, b की जगह x, 2 इंटू b cos थीटा। cos थीटा निकालना, x² इक्वल टू 2x² प्लस 2x² cos थीटा। ये इधर ले आओ भाई, ये मैंने स्क्वायर कर दिया है। इज इट ओके? समझ रहे हैं ना आप लोग? सबको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी तो नहीं कर गया हूँ मैं? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको मैं बहुत स्पीड चल पड़ा हूँ, मतलब ज़्यादा हो गया? x² और 2x² इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा ना बेटे? x² माइनस 2x² इक्वल टू 2x² cos थीटा। बड़े ये बात बोलो, ये मैंने ठीक लिखा है या इसे ऐसे करना चाहिए था? मुझे 4x² cos थीटा लिखना चाहिए था। ये तो नहीं लिख सकता ना, लेकिन आप लिखते हो ऐसा। आपको बहुत जल्दी होती है, 2x² प्लस 2x² 4x² cos थीटा हो गया, बात खत्म।
ये कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा -1/2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये है बेटा आपका आंसर। और इस रिजल्ट को याद भी रखना है, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर है अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 120 डिग्री होता है। क्वेश्चन लिखो बेटा। Two forces are in the ratio of 3:5 acting at an angle of 60 degree gives a resultant of 35 Newton. What are the two forces? ये कहते हैं हमारे पास दो फोर्सेज हैं, वो 3:5 की रेशियो में काम कर रही हैं। ओके, तो इसका मतलब एक को आप मान लो 3x और दूसरे को मान लो 5x। थीटा दे रखा है 60 डिग्री और ये कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन आ रहा है। तो बताओ ये दोनों फोर्सेज कितनी होगी? ये दोनों फोर्सेज निकालने हैं आपको, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो बस। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जब आर गिवन होना तो आप स्केयरिंग भी कर सकते हो इसकी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर की जगह 35 हो गया, 35 स्क्वायर इक्वल टू 3x होल स्क्वायर प्लस 5x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x कोस 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, इससे ये कट जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, इट्स कम्स आउट टू बी 49x स्क्वायर इक्वल टू 35 स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो 35 इक्वल टू 7x आ गया। सो x कम्स आउट टू बी 5। So the value of A comes out to be 3:5 and the value of B comes out to be 5:5, यानी कि 15 न्यूटन and 25 न्यूटन। ये आपके आंसर्स हैं। These are the answers. At what angle do the two forces P plus Q and P minus Q act such that their resultant is under root 3p square plus q square? Their resultant is under root 3p square plus q square. देखो इसका सॉल्यूशन देख लो बेटा जल्दी से, जिसकी जहाँ गलती है। जो गलतियाँ आप लोग करते हो बेटा वही कॉमन मिस्टेक आते हैं हमेशा। 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आप पूरे का स्क्वायर करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी सॉरी p प्लस क्यू p माइनस क्यू इंटू कोस थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी ओपन करो। देखो यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बच गया है। लिखोगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो जो गलती आप लोग करते हो वही बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऐसे यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये फिर इंटू कोस थीटा। अब जो मेजर मिस्टेक होते हैं बेटा वो एक मिस्टेक यहाँ सबसे ज्यादा होता है जो आपने किया था अभी। जब आप इस ब्रैकेट को खोलते हो तो आप इसे 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कोस थीटा लिख देते हो, ऐसे लिख देते हो बेटा। ये गलत है, ये कोस थीटा इन दोनों के साथ है, तो आप ब्रैकेट ओपन मत किया करो सभी। ठीक है, एज इट इज चलने दो इसको। तो देखो यहाँ से क्या फैक्टर 2pq से 2pq कैंसिल हो गया,
तो ये बचा 2p² प्लस 2q² प्लस ट्वाइस ऑफ p² माइनस q² इंटू cos थीटा। इधर ये 3p² प्लस q², ये 2p² इधर ले आओ तो खाली p² बचेगा, 2q² ले आओ तो इधर माइनस q² बचेगा। ट्वाइस ऑफ p² माइनस q² इंटू cos थीटा। p² माइनस q² से कटा तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। सो थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। दिस इज द आंसर फॉर इट। अपने कैलकुलेशन चेक करो जिसमें जहां भी गलती। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, हेडिंग डालिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। नंबर 1, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है बेटा। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a होता है। आपको ऐसा नहीं, कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी को नहीं पता है 2 + 3 = 3 + 2 होता है। लेकिन ये वो चीज नहीं है, आप लोग जानते हो ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन का भी खेल है। और कुछ टाइम के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कॉम्यूटेटिव अपने आप की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इज इट ओके? फिलहाल आप इसे एज इट इज नोट कीजिए। नंबर 2, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसका मीनिंग भी समझिए बेटा। इसका मतलब ये है कि आप किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करके तीसरे वेक्टर में ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्टेंट सेम आएगा। इज इट ओके? आप 3 वेक्टर को ऐड करने जा रहे हो, कोई भी 2 वेक्टर पहले लेकर आप तीसरे में ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इज इट ओके? नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब n इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू n a वेक्टर प्लस n b वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद अगर आप किसी स्केलर नंबर से उसे मल्टीप्लाई करते हो या फिर दोनों वेक्टर्स को इंडिविजुअली उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हो तो अब भी रिजल्ट सेम आएगा। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपकी बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two vectors are represented by n vectors, if n vectors are represented by the n sides of an open polygon, by the n sides of an open polygon taken in same order, then their resultant will be given by the closing side of the polygon taken in opposite order। देखो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। एक ही टाइम पर आप 3, 4, 5 वेक्टर ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे? तो ये क्या कहता है, मान लो मेरे पास 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मैं 4 वेक्टर का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। ये एक पॉलीगन है जिसमें ये साइड वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो ये साइड वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड वेक्टर c को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड वेक्टर d को रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाटएवर देयर डायरेक्शन इज, वो तो आप उनको जोड़ते चले जाओ, एक के हेड पर दूसरे का टेल डालते चले जाओ और जो भी उनकी डायरेक्शन है उसे मिलाते जाओ। तो ये पॉलीगन बन गया। पॉलीगन का मतलब समझते हो ना, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो वो पॉलीगन होता है। तो इस पॉलीगन को बंद करने वाली जो साइड है ना बेटा, ये वाली जो साइड है ना, ये इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। बट आई टोल्ड यू इन द स्टेटमेंट।
कि देखो ये 4 वेक्टर आपने मान लिए ए बी सी डी और ये सारे सेम ऑर्डर में है। समझ में आ रहा है ना सबको? सेम ऑर्डर क्लियर है ना? हेड पर टेल आना सेम ऑर्डर, बहुत मोटे से तौर पर समझिए बेटा आपको। तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, देख लीजिए ये टेल पर टेल और हेड पर हेड आ रहा है। इज इट ओके? तो इसका प्रूफ देखिए बेटा, मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ कि ये आर जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होता है। इनके नेमिंग कर लो ओ ए बी सी डी। चलिए पॉइंट ओ को बी से मीट करो बेटा, ओ को बी से मीट करो और इस ट्रायंगल को देखो ओ ए बी। अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। इज इट ओके? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओके, सो ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी I can write OB vector equal to OA vector plus AB vector। अगर किसी को डाउट है तो बेटा यहीं पे डिस्कस कर लें अभी। Is it okay? एक बात ध्यान रखनी है आपने, OA वेक्टर है तो OA ही वेक्टर है, AO नहीं लिखोगे आप इसे। AO लिख दिया तो क्या फर्क कर रहा है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा। Is it okay? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूँ, वेक्टर एडिशन सिर्फ वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा हूँ, जैसे वहां वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा था। इज इट ओके? अब आप ओ को सी से मीट कर लो भाई, ओ को सी से मीट कर लो और इस ट्रायंगल को देखो ओ बी सी, ध्यान से देखना सभी, ओ बी बी सी ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू सी ऑन द बोर्ड। ओ बी सी ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल ओ बी सी, तो आई कैन राइट ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ओ बी वेक्टर की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, सो ओ सी वेक्टर इक्वल टू हो गया ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। Let it will be the equation number 2। अब आप ऐसे ही इस ट्रायंगल को चेक करो, देखना ओ सी डी, क्या ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं है? अगर ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल है ओ सी डी आई कैन राइट ओ डी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर प्लस सी डी, और ओ सी वेक्टर की वैल्यू यहां पुट कर दो, सो ओ डी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब आप चाहो तो इनके नाम रखो, देखो ओ डी वेक्टर किसके बराबर माना हुआ हमने? आर के बराबर। सो आई कैन राइट आर वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर के बराबर हो गया, ए बी वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो गया, बी सी वेक्टर के बराबर हो गया और सी डी डी वेक्टर के बराबर। इज इट ओके? आप इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आर वेक्टर जो है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर आ रहा है। और आर वेक्टर है क्या? इस पॉलीगन का क्लोजिंग साइड। तो इसका मतलब जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो तो आप उसका एक पॉलीगन बनाइए। ओपन पॉलीगन बनने के बाद जो लास्ट वाली साइड आपकी आएगी, जो उसको बंद करने वाली पॉलीगन की साइड होगी, वही उन 5 का, उन 10 का रिजल्टेंट। ओके, करिए नोटिस कि जब आप इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, आप यहां पर वेक्टर शो कर रहे हो कि कैसे आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। इस आर से आपको मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके नहीं मिलेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप आर कैलकुलेट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू इस लेंथ की निकालनी है तो फिर आप बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल लॉ से इसे सोल्व करोगे। यानी कि 2 एक टाइम में ऐड करने का तरीका, वेक्टर को ऐड करने का तरीका तो वही आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट। तो जैसे आप इन चारों का रिजल्टेंट निकालोगे तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ये आ गया, डायरेक्शन पता लग गई,
अब फिर मैं इसको और इसको वेक्टर मानकर चलूंगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, उससे डायरेक्शन पता लग गई, फिर उस वेक्टर और इस डी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालूंगा, वो इस आर के बराबर आएगा। इज इट ओके? दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। अगर आप सोचो, एक सिचुएशन यहाँ इमेजिन करो कि अगर मैं इस आर वेक्टर को इस डायरेक्शन की बजाय ऐसे दिखा देता, तो क्या मैं इसे नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर नहीं लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, लेंथ उतनी की उतनी रखूं, तो कैन आई राइट इट माइनस ऑफ वेक्टर आर? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो और वैल्यू उतनी की उतनी हो। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और इस डायग्राम के हिसाब से यहां आ जाऊं, तो फिर यही डायग्राम अगर मैं सोल्व करूं तो कैन आई राइट इट माइनस ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। मतलब मेरा कहने का क्या है कि ये पॉलीगन में सारे वेक्टर्स आपके सेम ऑर्डर में हो जाएंगे। ये पॉलीगन में सारे वेक्टर आपके सेम ऑर्डर में हो जाए। अगर इस वेक्टर में सारे पॉलीगन सेम ऑर्डर में हो जाएंगे, तो ये वाली जो साइड है, जो कुछ टाइम पहले आप आर लिख रहे थे, अब ये आर की तरह नहीं बल्कि माइनस आर की तरह ट्रीट करेगा। बोलो हाँ या ना? सबको क्लियर है? अगर ये माइनस आर है तो आप इसे इधर शिफ्ट कर दो, तो देखना क्या हो जाएगा, आर उधर चला जाएगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज इट ओके? मीनिंग समझ रहे हो इसका क्या है? जो अभी उन्होंने कहा था कि अगर बहुत सारे वेक्टर एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। If a number of vectors are represented by the sides of a closed polygon taken in same order, then their resultant is always comes out to be 0. ओके, सपोज करो मैं एक डायग्राम बना के देता हूँ बेटा, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तीसरा वेक्टर इधर जा रहा है, एंड somebody asks you what is the value of the resultant in this case? 0. It is 0. Is it okay? क्योंकि सारे के सारे वेक्टर क्या आ रहे हैं आपके सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। कर लीजिए इसे। देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर आप बात करो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इज जस्ट लाइक अ वेक्टर एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन की तरह ही है भाई, बिल्कुल वेक्टर एडिशन ही है। देखिए, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, सो कैन आई राइट इट वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब जब भी मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, इन रियलिटी मैं उन्हें ऐड ही तो कर रहा हूं। डायग्रामेटिकली समझिए। अब आप जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे थे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है भाई, जब आप इन्हें ऐड कर रहे थे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में यहां नहीं आ रहा था? बोलो हाँ है ना? और ये एंगल दोनों के बीच में थीटा काम कर रहा था, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकाल रहे थे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट ले रहे थे। इज इट ओके? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जब आप वेक्टर एडिशन करते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हो, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आती है, और आर यहाँ पर आप ऐसे लिखते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये एंगल आपका अल्फा होता था बेटा, जिसके हिसाब से आपने टेंजेंट अल्फा निकाला b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा। किसमें कोई डाउट? अब आप ये सोचो, मैं आपको कहूं कि आपने वेक्टर ए में ऐड करना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अभी तो आपने वेक्टर ए में ऐड किया पॉजिटिव ऑफ वेक्टर बी, अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी डिजाइन करो। इसमें नीचे की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव आते ही डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
अपोजिट हो जाएगी, यानी कि बी वेक्टर इधर जाने की बजाय अब ये इधर आना शुरू कर देगा। अगर मैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को थोड़ी देर के लिए वेक्टर सी मान लूं, वेक्टर सी मान लूं, थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैंने नेगेटिव वेक्टर बी को वेक्टर सी कह दिया, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर सी हो गया। मैग्नीट्यूड तो वेक्टर सी का और वेक्टर बी का सेम है ना, इवन डायरेक्शन भी वेक्टर बी और वेक्टर सी की सेम है, सिंबॉलिकली तो फर्क है ना। अब मैं आपको वेक्टर ए और वेक्टर सी को ऐड करने के लिए कह रहा हूं, तो बताओ अभी इसके हिसाब से सोचो तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? और एंगल कौन सा काउंट करूंगा? ए और सी के बीच का, यानी कि ये वाला एंगल। भाई अगर मुझे कोई दो वेक्टर ए और वेक्टर सी को ऐड करने के लिए कहे तो क्या मैं ऊपर वाला एंगल देखूंगा? एंगल तो मैंने वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का देखना है ना, क्योंकि ऐड किसको कर रहा हूं मैं? वेक्टर ए और वेक्टर सी को ऐड कर रहा हूं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो यहां आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वही एडिशन वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां बी की जगह सी लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस 2ac कोस एंगल को कितना हो गया? 180 माइनस होल अंडर रूट। तो क्या बना फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस थीटा माइनस 2ac कोस थीटा होल अंडर रूट। बोले आर यू एबल टू पिक इट? समझ में आ रहा है? मैंने वही एडिशन का ही तो फॉर्मूला लगाया है, फर्क सिर्फ कितना पड़ा कि यहां जब मैं ए और बी को ऐड कर रहा था तो एंगल थीटा आ रहा था, ए और सी को ऐड कर रहा हूं तो एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा हुआ। और क्योंकि मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही है तो कैन आई रिप्लेस सी बाय बी, तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये बात क्लियर हुई? इन द सेम वे जब आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे, इसको मैं आर डैश क्या लेता हूं बेटे, ये आर क्या होगा? ये एंगल मान लो आपका अल्फा डैश हो गया, तो टेंजेंट अल्फा डैश किसके बराबर आएगा? बी साइन थीटा, इसलिए बी सी के बराबर है ना, तो सी साइन और थीटा कितना है? 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस सी कोस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो टेंजेंट अल्फा डैश किसके बराबर हो गया? सी साइन थीटा अपॉन ए माइनस सी कोस थीटा कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। इज इट ओके ना? बात क्लियर? और इसके बाद आप सोचो c का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो क्या मैं सिंबॉलिकली इसको चेंज करके लिख दूं? टेंजेंट अल्फा डैश इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कोस थीटा। यस, बोले ये बात क्लियर है? बेटा मैंने सिंबल ही तो बदले ना, शुरू में सिर्फ इसलिए मैंने इसे c लिख दिया ताकि आप b और c के साथ कंफ्यूज ना करें, और फिर मैंने ए और सी वेक्टर को ऐड कर दिया और बाद में सी के मैग्नीट्यूड को मैंने बी के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो भैया, जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, लेकिन जब आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो बीच में क्या आएगा? माइनस। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, जो गलती आप लोग करते हो वो क्या, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है आपका थीटा की टर्म में। अब दोबारा जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आपने यहाँ 180 माइनस थीटा कभी नहीं लेना है। ये 180 माइनस थीटा लेने के बाद कैलकुलेशन के बाद आया हुआ रिजल्ट है।
इट मीन्स बिल्कुल जैसे वेक्टर एडिशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने आया है, ये फॉर्मूला वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए है। जैसे किसी ने कहा एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा 90 है, तो आपको थीटा यहाँ 90 लेना है। थीटा 60 है तो अब थीटा को 60 ही लेना है। कभी कैलकुलेशन में दोबारा 180 माइनस थीटा कर दो और ये तो सर आपने वहाँ भी तो 180 माइनस थीटा किया था। हमारी क्लियर, समझ में आ गई बात? करिए नोटिस। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, नोट करो इस पॉइंट को। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एंटी कॉम्यूटेटिव। अब समझना बेटा, एंटी कॉम्यूटेटिव वर्ड को आप लोग अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। एंटी कॉम्यूटेटिव, अब आपको उस कॉम्यूटेटिवनेस से एंटी कॉम्यूटेटिवनेस के बारे में फर्क पता चलेगा। मतलब ये कहना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल आ जाए लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। जैसे मान लो मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, इस डायग्राम में सोचो बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी तो मैं नीचे ड्रॉ करूंगा ना भाई, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी होगा ना बेटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, ओके। लेकिन जब मैं वेक्टर बी में वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वेक्टर ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए तो इस साइड पर आएगा ना, ये माइनस ऑफ वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी है। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो इधर पे आएगा। हमें क्लियर? तो आप देखो भले ही वैल्यू दोनों की सेम आ जाए, वैल्यू यहाँ भी वही आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट, और यहाँ भी वही आएगी, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं आ रही ना। और वेक्टर में तो दो वेक्टर को इक्वल आप तभी बोल सकते हो जब उनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। Is it okay? That's why vector subtraction is anti-commutative. If I ask you what is the angle between R and R dash, can you tell me the angle between these two? 180 degree. That is why it is called anti-commutative. Anti मतलब उसके opposite. तो कोई पूछे आपसे what is the angle between vector A and minus B and vector B and minus A, तो आंसर होगा 180 डिग्री। ये पॉइंट नोट कर सकते हो बेटा आप।